हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन सर स्वागत करता हूं आपका सब्जेक्ट स्पेशल एमसीक्यू टेस्ट सीरीज की इस वीडियो में। तो भारतीय संविधान की सीरीज नंबर 2 होगी ये, और पहले सीरीज में हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा किया था। तो अगले क्रम में हम चर्चा करेंगे संविधान निर्माण के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज को। पहला प्रश्न है, संविधान सभा में महिला सदस्य व अनुसूचित जाति के सदस्य की संख्या क्रमशः निम्नलिखित में से क्या थी? 10 या 15, 12, 25, 15, 28, 20, 30। तो ये दो प्रश्नों को मिला के एक प्रश्न यहाँ पर मैंने बनाया ये कि संविधान सभा में महिला सदस्य व अनुसूचित जाति के सदस्य की संख्या क्या थी। तो एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है पेपर में कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, या ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो क्या होगा इसका आंसर? महिला सदस्य व अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या क्या थी? तो सी नंबर, ठीक है। 15 महिला सदस्य व 28 अनुसूचित जाति के सदस्य संविधान सभा में थे। ठीक है, याद रखना, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी तथा अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 28 थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा इसको, संविधान सभा में महिला सदस्य व अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या। अगला प्रश्न, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में पूछा गया कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था। और ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पारित किया था। ऐसा भी प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसके द्वारा पारित किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, एक प्रश्न तो ये, किसके द्वारा पारित किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पारित किया गया था। अब कब पारित किया गया था ये? 9 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1946, 12 दिसंबर 1946 या 13 दिसंबर 1946 को। तो किस दिन उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा आपका 13 दिसंबर। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था। याद रखिएगा किसके द्वारा और कब। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब संपन्न हुई थी? 11 अक्टूबर 1946, 9 सितंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब संपन्न हुई थी? तो 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास, 11 अक्टूबर 1946, 9 सितंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या इनमें से कोई नहीं। और आपको बिल्कुल पता होगा कि इसका जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, डी। क्योंकि संविधान सभा की पहली बैठक कब संपन्न हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, याद रखना, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक संपन्न हुई थी। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? ठीक है, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो ए ऑप्शन दिया है 13 दिसंबर 1946, बी 9 जुलाई 1946, सी 22 जुलाई 1947 और डी 24 जनवरी 1947। तो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। तो इसका आंसर होगा क्या? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब संपन्न हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब संपन्न हुई थी? 22 जनवरी 1949, 22 जनवरी 1950, 24 जुलाई 1949, 24 जनवरी 1950। तो कब संपन्न हुई थी संविधान सभा की अंतिम बैठक? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक संपन्न हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, याद रखना, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संपन्न हुई थी। और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, इनको संविधान सभा के द्वारा निर्धारित किया गया था। तो ऐसा भी एक प्रश्न पूछ लेता है, जैसे ऊपर एक प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रीय ध्वज को, कि संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। ठीक है, तो 9 कब अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज को। और ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था। ठीक है, तो याद रखना ये तीन चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था
और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था और इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। तो ऐसा भी अगर प्रश्न पूछ ले कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति किस दिन चुना गया था, ठीक है, तो याद रखना 24 जनवरी 1950 को, यानी संविधान सभा की अंतिम बैठक में। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? अब प्रारूप समिति के बारे में पूछा है तो अधिकतर प्रश्न में यह भी पूछ लेता है पेपर में कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है, एक प्रश्न तो ये बनता है। अब पूछा गया है प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में? तो याद रखना प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी, ठीक है, 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और अगर ऐसा भी प्रश्न पूछ ले कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, याद रखना 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, ठीक है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और 7, ठीक है, टोटल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। अगला प्रश्न है, अंतिम रूप से संविधान में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? ठीक है, यानी कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक है, तो अंतिम रूप से संविधान में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऑप्शन दिए 280, 284, 294 या 299। तो बढ़िया प्रश्न है। अंतिम रूप से संविधान सभा में, यानी जब संविधान निर्मित हुआ था, संविधान का निर्माण हुआ था, तो अंतिम रूप से कितने सदस्य मौजूद थे जो तो संविधान में हस्ताक्षर किए थे? तो इनकी संख्या कितनी थी? तो 284, ठीक है, याद रखना अंतिम रूप से संविधान में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। और संविधान हमारा कब बनकर तैयार हुआ था? ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था, ठीक है। बनकर कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। अगला प्रश्न, कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? या कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन दिए हैं राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, के.एम. मुंशी। तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? किन्हें बनाया गया था कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष? दोस्तों यहाँ पे याद रखना पेपर में 2 तरह से प्रश्न पूछे, यहाँ पे शब्दों का ध्यान देना, कार्य संचालन समिति और एक संचालन समिति है, ठीक है। एक तो कार्य संचालन समिति है, एक संचालन समिति है। तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, याद रखना संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे, ठीक है, याद रखना जो कार्य संचालन समिति थी तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे। अगर सिर्फ संचालन समिति बस पूछ ले, कार्य शब्द आगे ना हो, सिर्फ संचालन समिति बस पूछे कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन, तो राजेंद्र प्रसाद, और कार्य संचालन समिति तो के.एम. मुंशी। तो ध्यान रखना किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, मूल रूप से पारित भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल रूप से पारित यानी कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय की बात हो रही है कि मूल रूप से पारित भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? और ऑप्शन दिए 6 अनुसूची, 8 अनुसूची, 10 अनुसूची या 12 अनुसूची। तो मूल रूप से पारित भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो बहुत ही सरल सा प्रश्न है। तो मूल रूप से भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। कितनी अनुसूचियां थी मूल रूप से, यानी जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। फिर 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो याद रखना 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा, ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और मूल रूप से भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न, संविधान सभा का सचिव निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, संविधान सभा का सचिव निम्नलिखित में से
किसे नियुक्त किया गया था? HBR एंगर, BN राव, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, मोतीलाल नेहरू। तो संविधान सभा का सचिव कौन थे? संविधान सभा के सचिव, बढ़िया प्रश्न है। तो संविधान सभा के जो सचिव थे, तो ए ऑप्शन सही है, HBR एंगर, ये संविधान सभा के सचिव थे। ठीक है, याद रखना संविधान सभा के सचिव कौन? तो HBR एंगर, ये संविधान सभा के सचिव थे। BN राव कौन थे? BN राव कौन है? तो BN राव थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। एक ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव को नियुक्त किया गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये कौन थे? तो इन्होंने अपने हाथों से संविधान को लिखा था। ठीक है, पेन से, कलम से प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा संविधान को लिखा गया था, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, याद रखना ये। तो 3 प्रश्न यहां से बन सकते हैं, 3 तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि संविधान सभा का सचिव, तो संविधान सभा के सचिव कौन? HBR एंगर। फिर संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। फिर ये पूछा जा सकता है कि संविधान के सुलेखक यानी कि संविधान को किसने अपने हाथों से लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने संविधान को अपने हाथों से लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न, संविधान दिवस मनाया जाता है, तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 नवंबर या 26 जनवरी को? तो आसान सा प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, बिल्कुल आपको पता होगा, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, और इसलिए संविधान जो दिवस है तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। और 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया था, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती और 15 अगस्त, ठीक है, देश आजाद हुआ था, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो बढ़िया प्रश्न है कि मतदान करने की आयु जो पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, उसको 18 वर्ष कब किया गया? यह ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया, ऐसा प्रश्न पूछ ले पेपर में कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो याद रखना वर्ष 1989, ठीक है, 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 61, ठीक है, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, पूछा जा सकता है पेपर में, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष की गई थी? तो 1989 में। फिर किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न, दल बदल कानून संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? ठीक है, दल बदल कानून के बारे में पूछा गया है। दल बदल कानून संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? और ऑप्शन दिए हैं, 4वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या इनमें से कोई नहीं। तो बढ़िया प्रश्न है, सोचिए इसको, दल बदल कानून को संविधान में किस अनुसूची, ठीक है, किस अनुसूची से संबंधित है दल बदल कानून? 4वीं अनुसूची से संबंधित है या 7वीं अनुसूची से संबंधित है या 9वीं अनुसूची से संबंधित है, या कि फिर इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा दल बदल कानून? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, डी, क्योंकि दल बदल कानून संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, दल बदल कानून संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित है। और अभी चर्चा का मुद्दा भी रहा है, ये पेपर में आपसे पूछा भी जा सकता है कि दल बदल कानून, ठीक है, इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया? एक तो अनुसूची भी पूछा जा सकता है कि दल बदल कानून का संबंध किस अनुसूची से है? तो दल बदल कानून का संबंध 10वीं अनुसूची से है। ठीक है, याद रखना 10वीं अनुसूची से इसका संबंध है। ठीक है, और फिर अगर ये पूछ ले कि किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था, तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 52, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985, ठीक है, 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो बढ़िया प्रश्न है, दल बदल कानून किस अनुसूची से संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया?
तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची के बारे में आपको पता चल गया होगा कि 8वीं अनुसूची में क्या है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में बताया गया है 8वीं अनुसूची में। और अभी अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले कि संविधान द्वारा 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त है, ठीक है, यानी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं, ठीक है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। आपको पता होगा असमिया, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, ठीक है, 22 भाषाएं हैं, उर्दू, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, पंजाबी। तो अब इसमें पूछा गया है कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था, तो क्या होगा इसका आंसर, 1992, 1994, 2003 या 2011। कब इनको सम्मिलित किया गया था, तो 2003 में, ठीक है, 2003 में इनको शामिल किया गया था। 92, ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वर्ष 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, तो कौन सा संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वर्ष 2003 में। और 8वीं अनुसूची में क्या है, तो ये भी आपको पता चल गया कि 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं के बारे में विवरण दिया गया है, ठीक है। एक अलग से भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि संविधान के द्वारा 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो याद रखना 22 भाषाओं को, ठीक है, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी विशेषताएं भारतीय संविधान में कहां से सम्मिलित की गई हैं, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता व राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भारतीय संविधान की विशेषता है। तो इसको कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो कहां से लिया गया इनको, महत्वपूर्ण प्रश्न है। दो अलग अलग प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये विशेषता कहां, किस देश के संविधान से ली गई है, या न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यह प्रावधान, ये विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है, तो कहां से ली गई है ये विशेषता, बिल्कुल आपको पता होगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये जो विशेषताएं हैं ये अमेरिका के संविधान से ली गई हैं, ठीक है, अमेरिका के संविधान से इनको भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है, उधार का कटोरा कहा जाता है, और इसीलिए भारतीय संविधान को उधार का कटोरा कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान में बहुत सी विशेषताएं दूसरे देशों की संविधान से ली गई है, ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान की बहुत सारी विशेषताएं, ये बहुत सारे प्रावधान दूसरे देशों के संविधान से ली गई हैं, जिस कारण भारतीय संविधान को उधार का कटोरा भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, संसदीय शासन प्रणाली व एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है, तो संसदीय शासन प्रणाली व एकल नागरिकता दो अलग अलग प्रश्न है। एक तो ऐसा पूछा जा सकता है कि संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया, या एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया। तो ये दो प्रश्नों को मिला के एक प्रश्न बना दिया कि संसदीय शासन प्रणाली व एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है, रूस के संविधान से, जर्मनी के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से या ब्रिटेन के संविधान से। तो कहां से लिया गया इनको, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। संसदीय शासन प्रणाली व एकल नागरिकता को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है, और संसदीय शासन प्रणाली तो ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र के बारे में विवरण या चर्चा की गई है, यानी कि संविधान के किस भाग में अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया। तो संविधान में कितने भाग हैं, बिल्कुल आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो अब पूछा गया कि किस भाग में अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र के बारे में विवरण या चर्चा की गई, भाग 8 में, भाग 10 में, भाग 12 में या भाग 16 में। तो याद रखना भारतीय संविधान के भाग 10 में, ठीक है, और अनुसूची का अगर पूछ ले, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, अनुसूची के बारे में पूछ लेता है कि संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों के शासन व प्रशासन के नियंत्रण के बारे में बताया गया। तो अगर अनुसूची का पूछ ले तो 5वीं अनुसूची में बताया गया अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों के शासन व प्रशासन के बारे में। और अगर भाग का पूछ ले कि संविधान के किस भाग में,
तो भाग 10 में और अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों के शासन प्रशासन इनके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होती? यहां पर यह प्रश्न गलत है। संविधान की 8वीं अनुसूची न होकर 6वीं अनुसूची की बात की गई। ठीक है, संविधान की 6वीं अनुसूची किस राज्य पर लागू नहीं होती? ठीक है, ये 8वीं की जगह इसको 6वीं अनुसूची कर लेना। 6वीं अनुसूची किस राज्य पर लागू नहीं होती? मेघालय, मणिपुर, असम, त्रिपुरा। तो संविधान की 6वीं अनुसूची किस राज्य पर लागू नहीं होगी? आपको बिल्कुल पता होगा, अभी मैंने 5वीं अनुसूची के बारे में बताया कि 5वीं अनुसूची में क्या है, अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में बताया गया। अभी ये ऐसा प्रश्न पूछ लेता है क्योंकि जो संविधान की 6वीं अनुसूची है तो उसमें 4 राज्यों के बारे में बताया गया है। तो राज्य कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन राज्यों में जो जनजाति वहां पे रहती है तो जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रबंध। ठीक है, चार राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अच्छे से याद रखना, तो यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसमें कौन सा होगा? असम में बिल्कुल है, त्रिपुरा में भी है, मेघालय में भी है, मणिपुर की जगह यहाँ पे मिजोरम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? संविधान की 6वीं अनुसूची किस राज्य पर लागू नहीं होती? ये नहीं लागू होती, मणिपुर पर। ठीक है, याद रखना, 4 राज्यों पर लागू होती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पर। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा या चरण सिंह? तो आसान सा प्रश्न है, अगर आपने इसको पढ़ रखा है तो, और ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जाने की संभावना होती है। तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कौन नियुक्त किया गया था? तो गुलजारी लाल नंदा जी को। ठीक है, इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था और फिर इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे। तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कौन नियुक्त हुए थे? तो गुलजारी लाल नंदा, याद रखना। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो बढ़िया प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, सुकुमार सेन, MC सीतलवाड़, हीरालाल जे कानिया। तो कौन है इनमें भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश? देखिए यहाँ पे 3 या 4 प्रश्न आपके कंप्लीट हो रहे हैं। गणेश वासुदेव मावलंकर ये लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। तो पेपर में अगर ऐसा पूछ ले कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, सुकुमार सेन, अब सुकुमार सेन कौन थे? सुकुमार सेन थे मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, ये भी प्रश्न आपसे कंप्लीट हुआ कि अगर पेपर में ऐसा पूछ ले कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे पहले, तो सुकुमार सेन। ठीक, MC सीतलवाड़, अब MC सीतलवाड़ कौन थे? तो ये भारत के पहले महान न्यायवादी थे। ठीक है, सुकुमार सेन कौन हो गए? तो मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। MC सीतलवाड़ कौन हो गए? तो महान न्यायवादी हो गए। और मुख्य न्यायाधीश का प्रश्न पूछा गया है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया। और अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले कि भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। पहले महान न्यायवादी तो MC सीतलवाड़, और पहले चुनाव आयुक्त तो सुकुमार सेन। तो दोस्तों 20 प्रश्नों के साथ यह सीरीज की वीडियो समाप्त होती है। और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।